हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का साइंस, या फिर आप कह सकते हो कक्षा 10 का विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13। और ये हमारे साइंस की बुक का लास्ट चैप्टर है। हमने केमिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो केवल पर्यावरण या एनवायरमेंटल स्टडी। तो पर्यावरण के बारे में इसमें हमें पढ़ना है, जैसा कि आप पढ़ते आए हो कक्षा 6, 7, 8, 9 में भी आपने पढ़ा है पर्यावरण के बारे में। बिल्कुल वही सारे टॉपिक्स आएंगे। और ये एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक ही लेक्चर में। ठीक है बेटे, तो एक लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझते रहना है, हर एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कक्षा 10 का विज्ञान, और कक्षा 10 के विज्ञान में हम, हमारा जो अध्याय है वो है पर्यावरण। ठीक है, जब भी मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ, जैसे अभी नया पेज खुला है, तो आपको साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? देखो, सबसे पहला सवाल ये है कि सर पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण या एनवायरमेंट। तो पर्यावरण वे सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो हमें या किसी भी जीव को चारों ओर से घेर कर रखती हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण वे सभी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं होती हैं जो हमें चारों ओर से घेरे रखती हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हम उनको प्रभावित करते हैं। तो जितने भी सजीव और निर्जीव हैं वस्तुएं, जो हमें चारों ओर से घेर के रखती हैं और हमें प्रभावित करती हैं, और हम भी तो उन्हें प्रभावित करते होंगे, तो उन सभी चीज़ों को जो किसी भी जीव को चारों तरफ से घेर के रखती हैं, वे सजीव भी हो सकती हैं, निर्जीव भी हो सकती हैं, उन सब को हम कहते हैं पर्यावरण। जैसे जीव जंतु, हमें चारों तरफ से कौन घेर के रखते हैं, जीव जंतु घेर कर रखते हैं, तो जीव जंतु भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे भी पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। नदी, तालाब, पहाड़, रेगिस्तान, शहर, गांव आदि, तो ये सब क्या है बेटे, पर्यावरण का भी हिस्सा हैं। यदि कोई भी पूछता है पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि किसी भी जीव को चारों तरफ से जो जो सजीव और निर्जीव वस्तुएं घेर कर रखती हैं, उन सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को कुल मिलाकर पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बिल्कुल जैसे ही नेक्स्ट पेज स्क्रॉल करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें समझना है अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है उसे अपशिष्ट कहते हैं। तो किसी पदार्थ का उपयोग करने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसे अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो जो भी पदार्थ बच जाएगा उसे ही हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जैसे बासी भोजन, तो बासी भोजन भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। सब्जियों के छिलके, ये भी अपशिष्ट पदार्थ हैं। चाय की पत्ती, खाली डिब्बे, दूध की थैलियाँ, दूध की थैलियाँ तो समझ रहे हैं आप, जो डेयरी से कंपनी का दूध आता है तो उसकी थैलियाँ बच जाती हैं। रद्दी कागज, दवा की बोतल व स्ट्रिप्स, दवा की बोतलें और स्ट्रिप्स यानी दवाई के पत्ते, पुराने कपड़े, जूते आदि, ये सब क्या हैं? अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं ये भी पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हमें सीखना है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, इन्हें जैव अपघट्य और इन्हें जैव अनअपघट्य भी आप कह सकते हो।
ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होते, बहुत लंबा समय चाहिए उन्हें समाप्त होने के लिए, कई हजार साल। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से हैं? ये कुछ समय के बाद अपघटित हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं, गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ये अपघटित नहीं होते हैं, ये अपघटित नहीं होते, कई हजार साल लगेंगे इन्हें अपघटित होने में। तो ये कुछ समय के बाद अपघटित होने वाले जो हैं वे निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जैसे बासी भोजन, यदि बासी भोजन को आपने रख दिया तो वो कुछ समय बाद धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती, गत्ते के डिब्बे, रद्दी कागज, पुराने सूती कपड़े आदि। तो जितने भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं या जैव अपघटे हैं, उन सबको आप किसी भी एक बड़े से बर्तन में रखो, थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर पानी छिड़कते रहो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, तो मैं अपने आप ही खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। खाद यानी जैविक उर्वरक, तो जैविक खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि इस सब जितने भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उन सबको एक बड़े से मिट्टी के गमले में या मिट्टी के बहुत बड़े बर्तन में रखो, और थोड़ा उनके ऊपर बाद में जब गमला पूरा भर जाता है या आपका मिट्टी का बर्तन पूरा भर जाता है तो उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर बना दो और थोड़ा पानी छिड़कते रहो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, जिससे उसमें नमी बनी रहे। तो ऐसा करने से बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप गड्ढा खोदकर मिट्टी में उसमें डाल देते हो इन पदार्थों को, और ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, खाद में। ठीक है, जैविक खाद में। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वास्तविकता में बहुत अच्छे हैं, जबकि जैव एवं निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो अपघटित ही नहीं होते। जैसे दूध की खाली थैलियाँ प्लास्टिक की बनी हुई हैं, अपघटित नहीं होने की, या फिर आप कह सकते हो अपघटित होने में कई हजार साल लगेंगे या सैकड़ों साल तो लगेंगे ही। प्लास्टिक के डिब्बे, दवा की बोतलें, स्ट्रिप्स, टूटे जूते, ठीक है, टेरिलीन, नायलॉन के कपड़े आदि, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये भी अपघटित नहीं होते। सूती कपड़ा तो अपघटित हो जाता है, पर उसमें भी समय लगता है बहुत अपघटित होने में। स्क्रीनशॉट लो। अब हमें सीखना है कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र, पारितंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो जब हम पारितंत्र की बात करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम किसी विशेष स्थान पर रहने वाले जीवों की बात कर रहे हैं, और उसी विशेष स्थान पर रहने वाले जीव तो हैं ही, पर उन्हें प्रभावित करने वाले जो अजीवीय घटक हैं या अजैव घटक हैं, उनके बारे में भी हम जब बात करते हैं तो हम किसी विशेष स्थान की एक वातावरण की बात करते हैं, और विशेष स्थान के वातावरण को ही हम कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो उसमें सजीव भी आ जाते हैं और निर्जीव भी आ जाते हैं। तो देखो पारितंत्र क्या है? किसी जैव समुदाय तथा अजैव वातावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जैव समुदाय यानी जीव हैं जो जो उस विशेष स्थान में रह रहे हैं, और अजैव वातावरण जैसे ताप, दाब, हवा, नमी, इन सब को कहते हैं अजैव वातावरण। इनके बीच में जो संबंध होता है उसे ही हम पारितंत्र कहते हैं। ये दोनों का मतलब जैव समुदाय और अजैव वातावरण यानी सजीव और निर्जीव, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे तालाब, तालाब का एक पारितंत्र होता है। चारागाह यानी घास का मैदान, उसका भी एक अलग पारितंत्र होता है। अब जब हम बात करते हैं तालाब का पारितंत्र, तो हमें समझ जाना चाहिए कि तालाब में बहुत सारे जीव जंतु हैं, और तालाब में पानी भी है जो सजीव नहीं है। तालाब में नीचे उसकी जो तली है, बॉटम है, वहाँ मिट्टी है जो सजीव नहीं है। तालाब में एक ताप है जो सजीव नहीं है। तो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच के संबंध का जब हम अध्ययन करते हैं किसी विशेष स्थान के, तो उसे ही कहते हैं हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम।
जैसे हम तालाब के पारितंत्र का अध्ययन कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सजीव होंगे, कौन कौन से निर्जीव पदार्थ होंगे। चारागाह यानी घास के मैदान के पारितंत्र का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे खेत का पारितंत्र, वन तथा वाटिका आदि सब पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब यहाँ वन तो आपको समझ में आता है, वन का मतलब क्या होता है, वन माने जंगल, जंगल का भी तो अपना एक पारितंत्र होगा, वहां भी तो सजीव और निर्जीवों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। पर ये जो शब्द आया वाटिका, ये शब्द आया वाटिका, वाटिका का मतलब ये है कि जो हम घरों में अपने क्या बना लेते हैं, गार्डन बना लेते हैं। घर में आपने देखा होगा कि जिन लोगों के घरों में कच्ची जमीन है तो वे अपना फूल के पौधे लगा देते हैं और कुछ छोटे छोटे फलों के पौधे लगा देते हैं, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा देते हैं, यानी अच्छे लगने वाले पौधे, शो वाले पौधे। तो वहाँ भी एक पारितंत्र विकसित हो जाता है अपने आप। वाटिका माने आपका गार्डन, चाहे वो जिनके घर में कच्ची ज़मीन नहीं है वे गमलों में लगाते हैं पौधों को, और बहुत सारे गमले रख लेते हैं, बहुत सारे पौधे लगा लेते हैं, ठीक है, और अपनी छतों पर कर लेते हैं, जिसे टेरिस गार्डन कहते हैं, टेरिस गार्डन। तो वहाँ भी एक पारितंत्र विकसित हो जाता है। अब हमें सीखना है पारितंत्र के घटक। भाई पारितंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, वैसे तो आपको पता चल गया, मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक तो सजीव और एक तो निर्जीव। तो किसी पारितंत्र में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। नंबर एक, जैव घटक या जैवीय घटक, यानी जो सजीव हैं रहने वाले उस विशेष स्थान में। नंबर दो, अजैव घटक या अजैवीय घटक। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि किसी भी पारितंत्र किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र किसी विशेष स्थान पर रहने वाले सजीव और निर्जीवों के बीच का जो संबंध होता है उसे पारितंत्र कहते हैं। यहाँ निर्जीव का मतलब वातावरण से है कि वहाँ ताप कितना है, हवा कितनी है, नमी कितनी है, पानी कितना है, मिट्टी कितनी है। फिर उसने पूछ लिया कि पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, तो दो ही घटक होते हैं, एक तो वहाँ रहने वाले सजीव और एक तो वहाँ निर्जीव वातावरण। स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमें सीखना है जैव या जैवीय घटक। जैव घटक या जैवीय घटक, किसी पारितंत्र में कौन कौन से जीव होते हैं, इन्हें आप कह सकते हो बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या कह सकते हो, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं या जैव या जैवीय घटक हैं, इनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे आते हैं। आपको पता है जीव जंतु भी और पेड़ पौधे भी, ये दोनों ही क्या होते हैं, सजीव होते हैं। पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर जैव घटक निम्न प्रकार के होते हैं। पोषण विधि का मतलब ये अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं उसके आधार पर जैव घटक होते हैं तीन प्रकार के। पहले तो उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। दूसरे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। तीसरे अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। अब इन तीनों को थोड़ा सा समझ लो, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं हरे पौधे। कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उसी भोजन पर ये सारी पृथ्वी आश्रित है। तो सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्राथमिक स्रोत है। ये चीज आप पढ़ते आ रहे शुरू से ही कि हमें धरती को जो, हमारी धरती को जो ऊर्जा मिल रही वो कहाँ से मिल रही, सूर्य को। अब सूर्य की ऊर्जा को हमारे योग्य बनाने का काम करने वाला कौन है, किसके ऊपर जिम्मेदारी है कि सूर्य की ऊर्जा को वो सजीवों के लायक बना दे, वो जिम्मेदारी है हरे पेड़ पौधों के ऊपर। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, या आप क्लोरोप्लास्ट भी कह सकते हो। तो क्लोरोफिल, हरित लवक या पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही क्या बनता है, भोजन। तो इसलिए हम हरे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, उत्पादक या प्रोड्यूसर। फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब वे सभी जानवर या जंतु जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऊर्जा या भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, वे भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं, चाहे वे पेड़ पौधों को खा रहे
और चाहे तो वे जंतुओं को यानी जानवरों को खा रहे, तो उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। फिर आते हैं अपघटक, यानी इसमें सारे के सारे क्या आएंगे, इसमें आएंगे जंतु या पक्षी, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे। इसमें शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे, सबकी बात करेंगे हम। अपघटक कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वे कीड़े मकोड़े होते हैं, वे कीड़े होते हैं जो किसी भी जीव की मृत्यु के बाद, मान लो कोई जानवर मर गया, तो उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी डेड बॉडी होती है उसे धीरे धीरे खा के खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। यदि ये डिकम्पोजर इस दुनिया में ना होते, डिकम्पोजर का मतलब ये अपघटक यदि इस दुनिया में ना होते तो क्या होता? यदि अपघटक इस दुनिया में ना होते ना, तो हमारी धरती पर हर जगह डेड बॉडीज ही पड़ी हुई होती, लाशें ही पड़ी हुई होती। बहुत सारे पेड़ जो जंगलों में टूटकर गिर जाते हैं, उन्हें भी तो खत्म करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। जंगलों में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, उनकी डेड बॉडी तो ऐसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। तो यदि डिकम्पोजर इस दुनिया में ना होते, अपघटक इस दुनिया में ना होते, तो हमारी धरती पर हर जगह जीव जंतुओं की लाशें, डेड बॉडीज पड़ी हुई होती। और वे जो कई करोड़ों साल पहले जो जिराफ खत्म हुए थे, जिराफ कह रहे डायनासोर खत्म हुए थे, तो उन डायनासोर की डेड बॉडीज भी ऐसे ही पड़ी हुई होती अब तक, ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो अपघटक हैं वे क्या करते हैं कि जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उसकी जो शरीर है उसे धीरे धीरे खाकर खत्म कर देते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं पर्यावरण के सफाई कर्मचारी, स्कैवेंजर्स ऑफ एनवायरमेंट, अपघटक को। तो पता चल गया उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे हैं। उपभोक्ता कौन है? जो दूसरे जीवों को खाते हैं भोजन के रूप में। और अपघटक में है जो किसी भी जीव की डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पहले हेडिंग पर अपने उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। अभी मैंने आपको समझा दिया उत्पादक कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे। तो सभी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। सही है ना? अपना भोजन स्वयं बना रहे तो इसलिए इन्हें कह रहे उत्पादक। इनको स्वयं पोषी या आत्मपोषी भी कहते हैं। तो हम इन्हें स्वयं पोषी भी कह सकते हैं, आत्मपोषी भी कह सकते हैं उत्पादक को या प्रोड्यूसर्स को। देखो, उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को सीधे भोजन में बदलने का कार्य करते हैं। तो उत्पादकों को उत्पादक कहते ही इसलिए हैं क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को ये भोजन में बदलने का कार्य करते हैं। यह भोजन पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए ही होता है। यह भोजन होता है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए, ठीक है। मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब के लिए भोजन की जिम्मेदारी हरे पेड़ पौधों पर ही है, उत्पादकों पर ही है। अब यदि कोई शेर है, लॉयन है, या चीता है, या बाघ है, ठीक है, या गुलदार है, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि मुझे हरे पेड़ पौधों की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मांसाहारी हूँ, तो उसे इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो मांसाहारी है। वो जिन जीवों को खाता है उन जीवों को तो जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है, क्योंकि वे तो शाकाहारी हैं। तो मांसाहारी जीव यदि किसी को खा रहे हैं तो वो जीव शायद शाकाहारी हो, और शाकाहारी जीव तो हरे पेड़ पौधों को ही खाएगा या उनके ऊपर ही आश्रित होगा। यदि हरे पेड़ पौधे नहीं हैं तो इसका मतलब शाकाहारी जीव भी इस दुनिया में नहीं होने के, और शाकाहारी जीव नहीं होने के तो फिर शेर को खाने को क्या मिलेगा? तो शेर यदि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं तो मांसाहारी हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए हरे पेड़ पौधे, तो उसे समझ जाना चाहिए इस चीज़ को कि जिन्हें वो खाता है ना, उन्हें जीवित रहने के लिए या उसे अपने भोजन को यदि बचाए रखना है इस दुनिया में, तो हरे पेड़ पौधे तो चाहिए ना। चलो, उत्पादक के बाद आते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। उपभोक्ता मैंने आपको बता दिए जो दूसरे जीवों को खाते हैं। ये परपोषी होते हैं, अर्थात भोजन के रूप में अन्य जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। इन्हें
निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। अब ये जो उपभोक्ता हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। भाई प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो क्या खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं भोजन के रूप में, उन्हें हम कहते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। एक होते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में खाते हैं। और एक होते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में खाते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब कहने की बात यह है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता तो पेड़ पौधों को खाएंगे, और जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पेड़ पौधों को खाएंगे, जैसे जैसे आपका खरगोश है, ठीक है, चूहा है। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किन्हें खाएंगे? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को, यानी ये मांसाहारी होंगे। और जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं वे खाएंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को। जैसे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में आप कह सकते हो कि शेर है, तो शेर तो मांसाहारी है, वो इन्हें भी खा सकता है और इन्हें भी खा सकता है। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो आपको बताना है उपभोक्ता होते हैं परपोषी। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और ये भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं। फिर किसी ने पूछ लिया कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे उपभोक्ता होते हैं 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। लो स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार। तो अब हम बात करेंगे बेटे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर्स? आपको बता दिया, जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं भोजन के रूप में। ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों या उनसे बने उत्पादों को खाते हैं। जैसे हिरन, हिरन तो पेड़ पौधों को ही खाएगा। जैसे खरगोश, जैसे चूहा, टिड्डा, बकरी, गायें, हाथी आदि। इन सब की खासियत यह है कि ये भोजन के रूप में किसे खाते हैं? हरे पेड़ पौधों को। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो ये भोजन के रूप में शाकाहारी जंतुओं अर्थात प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाएगा, जो खरगोश को खाएगा, चूहे को खाएगा, टिड्डे को खाएगा, अर्थात ये मांसाहारी होते हैं। जैसे सांप, सांप तो खा सकता है चूहे को, सांप तो टिड्डे को खा सकता है। जैसे मेंढक, मेंढक भी कीट पतंगों को खा सकता है। जैसे छिपकली कीट पतंगों को खाती है। मैना, मैना तो पता है आपको क्या होता है? मैना पक्षी, ये भी कीट पतंगों को खाती है। तो जो भी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाता है, यानी जो भी शाकाहारी जंतुओं को खाता है, उसे ही हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ पेज को, स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। क्या होते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स? आपको समझ में आ गया होगा कि ये भोजन के रूप में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, अर्थात ये भी मांसाहारी ही होते हैं। जैसे चील, जैसे गिद्ध, आपको पता है ना चील और गिद्ध किसे खाएंगे? जैसे शेर, बिल्ली आदि। ये सब क्या है? जो भोजन के रूप में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, और मांसाहारी तो होंगे ही हैं। अच्छा, कुछ बच्चे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को उच्च श्रेणी के उपभोक्ता भी कहते हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेना जरा स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, नोट ध्यान से समझो इसे, आपको पता है पहले से ही इसके बारे में। कुछ जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, अर्थात उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनको परजीवी कहते हैं। मतलब कुछ जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रह भी रहे उन्हीं की जिम्मेदारी पर और भोजन भी उन्हीं से ही प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी।
क्या कहते हैं, परजीवी। और कुछ जंतु एक से अधिक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, जैसे मनुष्य। अब मनुष्य प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता भी है, पेड़ पौधों के रूप में भी भोजन को खाता है, पेड़ पौधों वाले भोजन को। और मनुष्य जो है वो कुछ जंतुओं को भी खाता है। पता है ना जीव जंतु कौन से हैं जिन्हें मनुष्य खाता है? बिल्ली है। बिल्ली जो है वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, मनुष्य भी है, ऐसा ही है। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इनको सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो सर्वाहारी हैं, जैसे मनुष्य है, जैसे बिल्ली है, जैसे कुत्ता है। ये क्या हैं? सर्वाहारी हैं। ये पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं और जीव जंतुओं को भी खा सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है उसे कहते हैं अपघटक या डिकम्पोजर। अपघटक जो हमारे जैवीय घटक हैं उसमें हमने उपभोक्ता पढ़ लिए, उत्पादक पढ़ लिए, उपभोक्ता पढ़ लिए। तीसरे होते हैं अपघटक, बता दिया, जो डेड बॉडी को खत्म करने का काम करते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मृतजीवी कवक, जैसे जीवाणु, जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। कवक और जीवाणु मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन यानी सफाई करते हैं, इसलिए इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। तो अपघटक को आप अपमार्जक भी कह सकते हो। कवक और जीवाणु जो हैं उन्हें आप अपघटक भी कह सकते हो और अपमार्जक भी कह सकते हो, या पर्यावरण के सफाई कर्मचारी भी कह सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो। अजैव या अजीवीय घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। एक तो जैवीय घटक थे और एक हैं अजैवीय घटक। जैवीय घटक में आपने पढ़ लिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। इनमें जो है उत्पादक हरे पेड़ पौधे ही थे। उपभोक्ता तीन प्रकार के थे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। और अपघटक या अपघटनकर्ता या अपमार्जक एक ही प्रकार के थे। ये तो सारे थे जैवीय घटक। अब हम बात करेंगे अजैवीय या अजीवीय घटक की। इनमें निर्जीव वातावरण आता है जो जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। इनको निम्न घटकों में बांट सकते हैं, जैसे अकार्बनिक पदार्थ या लवण। मतलब अजैवीय घटक में अकार्बनिक पदार्थ या लवण आते हैं, जैसे मृदा, मिट्टी भी अजैवीय घटक में अकार्बनिक पदार्थ है। फास्फोरस, गंधक, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि लवण। ठीक है। और जल, गैसें, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो ये सब क्या हैं? अजैवीय घटक में अकार्बनिक पदार्थ हैं। क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ। स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया? फिर आते हैं आपके कार्बनिक पदार्थ। अजैवीय घटक में कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, यूरिया आदि। ये सब अजैवीय घटक में कार्बनिक पदार्थ हैं। और फिर आते हैं जलवायवीय कारक, जैसे ताप, प्रकाश, वायु आदि। ये सब क्या है? जलवायु की, वहाँ की जलवायु कैसी है, उस पारितंत्र की जलवायु कैसी है। हम जितना भी पढ़ रहे हैं सब किसका हिस्सा है? पारितंत्र का। हम पारितंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम के या पारिस्थितिकी तंत्र के। हमने पढ़ा है कि पारितंत्र के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव। सजीव में हमने पढ़े कि सजीव घटक जो हैं पारितंत्र के या जैवीय घटक हैं, तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उपभोक्ता के तीन टाइप पढ़े, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के। तो ये तो थे सारे जैवीय घटक। और अजैवीय घटक कौन से हुए? अजैवीय घटक में हमने अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ पढ़े और क्या पढ़े? कार्बनिक पदार्थ पढ़े। और जलवायवीय कारक, जैसे कैसा वातावरण है वहाँ का, ताप, प्रकाश, वायु आदि। अब आते हैं बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब हम पढ़ेंगे बेटे खाद्य श्रृंखला।
खाद्य श्रृंखला को आप फूड चेन कह सकते हो। अब खाद्य श्रृंखला तो बनेगी, एक कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। खाद्य श्रृंखला ऐसी होती है, देखो, भोजन या ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारितंत्र के जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हरे पौधे हैं जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को किसने खाया? टिड्डे ने खाया, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता है या प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। और टिड्डे को किसने खा लिया? मेंढक ने, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो ये एक बन गई खाद्य श्रृंखला कि हरे पेड़ पौधों को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खा लिया। यहाँ हरे पौधे उत्पादक हैं, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है और यह है द्वितीय उपभोक्ता। इसी तरीके से हरे पौधे हैं, हरे पौधे को हिरन ने खाया और हिरन को किसने खा लिया? शेर ने। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। जैसे हरे पौधे हैं, टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली ने खा लिया और छिपकली को सांप ने खा लिया। तो ये भी क्या है? एक खाद्य श्रृंखला। आप खाद्य श्रृंखला में एक चीज नोट कर रहे होंगे कि सबसे पहले हमने हरे पेड़ पौधे ही लिखे हैं, क्योंकि उत्पादक तो उत्पादक है, बस वो तो उसकी जगह तो नहीं बदलने वाली है। हमेशा किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो सबसे पहला हिस्सा होगा वो हरे पेड़ पौधे ही होंगे, यानी उत्पादक होंगे। क्या होंगे? हरे पौधे या उत्पादक। तो इस तरीके से ये जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं भोजन के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर, जिससे हमें एक श्रृंखला प्राप्त होती है। इस श्रृंखला को ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। तो यहाँ जो है लिखा हुआ है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारितंत्र है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? सूर्य से ऊर्जा किसे मिलेगी? हरे पेड़ पौधों को। हरे पेड़ पौधों से ऊर्जा किसे मिलेगी? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से ऊर्जा किसे मिलेगी? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से ऊर्जा किसे मिलेगी? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को। जब तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता मर जाएगा तो उसकी डेड बॉडी को अपघटन करता है, डिकम्पोज करेंगे, तो वो सारी ऊर्जा फिर दोबारा से वातावरण में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऊर्जा जो है जब भी यहाँ से उत्पादक से किसी भी स्टेप पर जाती है तो एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होती है अगले स्टेप में। यहाँ जितनी भी ऊर्जा इन्होंने बनाई, उस ऊर्जा का 10% मिलेगा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को। और जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, जब उसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता खाएगा या द्वितीय उपभोक्ता खाएगा, तो इसकी टोटल ऊर्जा का 10% यहाँ जाएगा। यानी यहाँ से ऊर्जा 10% गई और यहाँ से फिर गई इसकी 10% यहाँ। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसे मिल रही है? जो हरे पेड़ पौधों को डायरेक्ट खा रहा है। यदि हम इसमें तो हमने उत्पादक लिए, प्रथम उपभोक्ता लिया और द्वितीय उपभोक्ता लिया। यदि हम इस खाद्य श्रृंखला को बहुत लंबी कर दें तो ध्यान रखो कि जो सबसे उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होगा ना, उसके पास ऊर्जा बहुत कम पहुंचेगी। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब हम हरे पेड़ पौधों को भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलने का कार्य हरे पेड़ पौधे ही करते हैं। हम हरे पेड़ पौधों से जितना ज़्यादा दूर होंगे, ऊर्जा का उतना कम परसेंटेज हमारे पास ट्रांसफ़र होगा। ये बात बहुत कम बच्चों के समझ में आती है। तो ये तो हमारा सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा कहाँ गई? हरे पेड़ पौधों में, जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक। ये हरे पादप हैं, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बना लिया। अब यहाँ से किसके पास जाएगी ऊर्जा? यहाँ से जाएगी जो इन्हें खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी के पास। और देखो यहाँ लिख रखा है स्थानांतरित ऊर्जा कितनी है? 10%। इनकी टोटल एनर्जी का 10% इसे मिलेगा। फिर क्या होगा? ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, इसे कौन खाएगा? द्वितीय उपभोक्ता खाएगा जो मांसाहारी है। और इसमें भी देखो स्थानांतरित ऊर्जा कितनी है? 10%। तो इसकी एनर्जी का 10% इसे मिलेगा। तो हर एक स्टेप में ध्यान ये रखना है कि ऊर्जा का क्या होता है? 10% ही जाता है अगले स्टेप में। तो यहाँ लिखा हुआ है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है तथा
आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर उपलब्ध ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। ऊर्जा लगातार क्या होती रहती है? कम होती रहती है ऊर्जा, अगले स्टेप में जाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार। देखो बहुत बढ़िया चित्र है, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है, सबसे पहली बात यह है कि ये चित्र है किस चीज का? ये चित्र है एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख है कि ऊर्जा किस तरीके से ट्रांसफर होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, देखो कितना बड़ा पट्टी ले रखी है हमने। इस सूर्य के प्रकाश का जो स्ट्रिप ले रखी, जो पट्टी है, जो ये ऑरेंज कलर की पट्टी है, कितनी बड़ी है, यानी सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को कहाँ जा रही? वो ऊर्जा उत्पादक में गई वो ऊर्जा। अब उत्पादक की पट्टी थोड़ी कैसी होगी? छोटी होगी साइज में। और उत्पादक से ऊर्जा कहाँ जा रही? शाकाहारी में। अब पट्टी और भी छोटी होगी, फिर मांसाहारी, और फिर शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर। इसका मतलब ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है? सूर्य से ऊर्जा मिलती है उत्पादक को, उत्पादक से ऊर्जा मिलती है प्राथमिक उपभोक्ता को, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, और शाकाहारी से ऊर्जा मिलती है द्वितीयक उपभोक्ता को, जो मांसाहारी हो सकते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता से ऊर्जा मिलती है तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी को। ठीक है, तो ये ऊर्जा का प्रवाह इस तरीके से होता है बेटे। तो जो सूर्य से जितना ज्यादा दूर है भोजन या ऊर्जा को ले के आधार पर, उसके पास तक ऊर्जा उतनी ही कम पहुंचती है, क्योंकि हर एक स्टेप में 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। चलो मैं एक बार और बता देता हूं आपको इस चीज को। हर एक स्टेप में एनर्जी 10% ही होती है, यानी उत्पादक के बाद जो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी वो 10% होगी, यहाँ उसका भी 10% होगा, और यहाँ उसका भी 10% होगा। हर एक स्टेप में एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर हो पाती है, 90% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। ले लो जरा स्क्रीनशॉट। ले लिया? देखो, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर, हालांकि हमने पढ़ लिया सब कुछ, पर इस तरह का सवाल आ जाता है ना कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में एक तो होते हैं उत्पादक। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। फिर आते हैं उपभोक्ता। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु भोजन के रूप में दूसरे जीवों को खाते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। फिर आया उपभोक्ताओं के प्रकार। एक तो होते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता, पता है ना सबको। शाकाहारी जंतु जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, चूहा, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश आदि, ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया? फिर आते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, या सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकते हो। ये वे मांसाहारी जंतु हैं जो भोजन के रूप में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मेंढक, बाघ, मांसाहारी मछलियां, शेर, बिल्ली, कीट भक्षी पक्षी, सांप, लोमड़ी आदि। ये सब है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं भोजन के रूप में। फिर आते हैं तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाने वाले जंतु हैं, जैसे सांप, पक्षी आदि। फिर आते हैं उच्च मांसाहारी। इनमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो दूसरे जंतुओं को तो मारकर खाते हैं, परंतु इनको कोई मारकर नहीं खाता है, जैसे गिद्ध, शेर आदि। इन्हें कोई नहीं खाने का, पर ये दूसरों को खाएंगे, तो ये होते हैं उच्च मांसाहारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? तीसरा हिस्सा होता है अपघटनकर्ता। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे मृतजीवी, कवक, जीवाणु। ये उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मृतक शरीर एवं अपशिष्ट पदार्थों को
सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो ये है अपघटनकर्ता, जिनकी वजह से हमें इस दुनिया में डेड बॉडीज दिखाई नहीं देती, और यदि ये ना होते तो सारी दुनिया में डेड बॉडीज ही होती। ठीक है, देखो बेटे, आहार श्रृंखला, यहाँ अंकी बिंदी आनी चाहिए थे, में पोषी स्तर, इसका एक चित्र है जिसे हम पिरामिड कहते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। इस सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, फिर उससे कम ऊर्जा होती है प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक उपभोक्ता के पास, उससे कम ऊर्जा होती है तृतीयक उपभोक्ता के पास। तो देखो ऊर्जा जो है ना घटती जा रही, ऊपर को जाओगे तो ऊर्जा क्या हो रही, घटती जा रही। तो ये पिरामिड बनाने के लिए आ जाता है, इसे हम कहते हैं आहार श्रृंखला में पोषी स्तर। इसे आप कह सकते हो ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इसे हम ऊर्जा का पिरामिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के उदाहरण। खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरण यहाँ दिखाए गए हैं। अब इन उदाहरणों में आपको चित्र नजर आ रहे होंगे, आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है परीक्षा में, आप चित्र की जगह नाम लिखोगे, कभी आप चित्र बनाने के चक्कर में पड़ जाओ। देखो, यदि हमारे पास एक तो ये है खाद्य श्रृंखला, एक ये है खाद्य श्रृंखला, एक ये है, ये तीन खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही है आपको। इनके जगह आपको चित्र नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ नाम लिखने हैं। क्या है बताओ, ये हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधों को किसने खाया, हिरन ने। तो यहाँ लिखना है हरे पौधे, यहाँ लिखना है हिरन, हिरन को किसने खाया, शेर ने। तो ये तो उत्पादक है, ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, ये द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, इसे आप उच्च श्रेणी का उपभोक्ता भी कह सकते हो। तो जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है या उच्चतम उपभोक्ता होता है, उसे कोई नहीं खाता, पर वो खा सकता है किसी को। अब शेर को तो नहीं कोई खाता है, शेर को कौन खाना पसंद करेगा, कोई भी नहीं खाने का शेर को। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये है घास, घास को खाया किसने, टिड्डे ने, टिड्डे को किसने खा लिया, मेंढक ने, मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने, सांप को फिर किसने खा लिया, गिद्ध ने। जो उच्च श्रेणी का उपभोक्ता होता है ना, वो मरने के बाद उसे अपघटन करता ही, अपघटक ही उसका डेड बॉडी को खत्म करते हैं। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। घास है, बिच्छू ने खाया, बिच्छू को मछली ने खा लिया, और मछली को बगुले ने खा लिया। ठीक है, तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। ये कितनी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, तीन। आप यदि परीक्षा में किसी भी खाद्य श्रृंखला को लिख कर आओगे तो आपको उनके नाम लिखने हैं। अब देखो, खाद्य श्रृंखला से ज्यादा खतरनाक चीज होती है खाद्य जाल, या इसे हम आहार जाल भी कहते हैं, या आप कह सकते हो फूड वेब। तो क्या होता है खाद्य जाल, जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। मान लो एक खाद्य श्रृंखला ये है, एक ये है, और भी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, और वे आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। तो इस प्रकार जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो बन जाता है खाद्य जाल। क्या बन जाता है, खाद्य जाल या आहार जाल या फूड वेब। किसी पारितंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। आपस में संबंध देखो, जैसे ये हमारे पास क्या था, घास था, घास को किसने खाया, बिच्छू ने या टिड्डे ने, किसी ने भी खाया। अब इस टिड्डे को कौन खाएगा, मछली, और मछली को कौन खा रहा है, मछली को खा रहा है फिर बगुला, बगुले को किसने खा लिया, शेर ने। अब एक खाद्य श्रृंखला ये चली हमारी, ये चल रही। अब दूसरी देखो, घास, ठीक है, यहाँ फिर दोबारा से वही बना दिया कोई बात नहीं, यहाँ टिड्डा आना चाहिए था। ये दो चित्र यहाँ बन गए, यहाँ एक बन जाता। टिड्डे को खा लिया मेंढक ने। अब देखो, मेंढक को सांप भी खा सकता है और मेंढक को बगुला भी खा सकता है। देखो, ये खाद्य श्रृंखला इधर भी जा रही है और इधर उसमें भी मिल गई। अब जब मेंढक को बगुला खा लेगा तो बगुले को शेर खा लेगा। मेंढक को यदि सांप ने खा लिया तो सांप को कौन खाएगा, गिद्ध। ठीक है, ये दूसरी श्रृंखला बनेगी, यहाँ से दो श्रृंखलाएं होगी। ठीक है,
तो इसका मतलब अब देखो ये घास है, घास को ये क्या खा रहे हैं, ये कीट पतंगे खा रहे हैं। कीट पतंगों को किसने खाया, चिड़िया ने। चिड़िया को किसने खाया, सांप ने। अब सांप को खाने वाला गिद्ध भी है और सांप को खाने वाला यहाँ मोर भी है। सांप को गिद्ध भी खा सकता है, सांप को मोर भी। तो ये खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं इस तरीके से। जैसे ये घास है, घास को चूहे ने खाया। अब जब चूहे ने खाया तो चूहे को कौन कौन खा सकता है, चूहे को सांप भी खा सकता है, चूहे को उल्लू भी खा सकता है, और चूहे को ये भी खा सकता है। ठीक है, ये एक जानवर है, जंगली जंगल में पाया जाता है जो चूहे को खाता है। इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा क्या है। अब जैसे चूहे को ये यहाँ तो वो पहुंच गए, इसने खा लिया। उसके बाद ये घास को चूहे ने खाया। चूहे से देखो कितनी 3 खाद्य श्रृंखलाएं चल रही। घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, और लोमड़ी को शेर खाएगा। घास को बकरी ने खाया, या किसी भी उसने उसे खा लिया, किसने, लोमड़ी ने। और इसी तरीके से घास को ये भी खा सकता है, जंगली भैंसा या जंगली गाय। और घास को और कौन खा सकता है, ये घास को ये खाएगा और इसे खाएगा फिर शेर। मतलब कहने की बात यह है कि ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ी होती हैं। जब खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो हमें मिलता है खाद्य जाल। और ये एक विशेष पारितंत्र की में ही होता है खाद्य जाल। ऐसे नहीं कि आप रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला को तालाब की खाद्य श्रृंखला से जोड़ दो किसी विशेष स्थान पर। जैसे ये जो खाद्य श्रृंखला यहाँ दिखाई गई है, ये जो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल हैं, ये किसी जंगल का है। किसका है, जंगल का। ठीक है, ये एक वन का या जंगल का खाद्य जाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ब्लू कलर की लाइन क्यों खींच रखी। ब्लू कलर की लाइन जो है ना ये वाली, इसके नीचे तो उत्पादक हैं, और यहाँ है ये प्राथमिक उपभोक्ता, और ये हैं इनके बीच में आगे फिर द्वितीयक उपभोक्ता। ऊपर वाले ये सारे उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं या तृतीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे चलते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब देखो एक डिफरेंस आ जाता है पेपर में, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, या आप इसे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कह सकते हो। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं तभी तो बनता है खाद्य जाल, किसी एक विशेष पारितंत्र की। ठीक है, देखो आहार श्रृंखला यह सरल श्रृंखला होती है कि इसने उसे खाया, उसने उसे खा लिया, उसने उसे खा लिया, बस। यह एक जटिल श्रृंखला है, इसमें तो बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आ जाती हैं ना, तो जटिल तो है ही। जैसे अभी हम अध्ययन कर रहे थे, एक जीव का संबंध उसी आहार श्रृंखला के जीवों से होता है, और एक जीव का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवों से भी होता है, जब तो खाद्य जाल बना, जाल, नेटवर्क। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक एक सीधी कड़ी के रूप में होते हैं कि उत्पादक के बाद उपभोक्ता होंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय, और फिर अपघटक होंगे। एक ही कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए एक श्रृंखला बनेगी। जबकि यहाँ उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक का संबंध जाल के रूप में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक पथीय होता है, और यहाँ ऊर्जा का प्रवाह बहुपथीय होता है। ऊर्जा जब वहाँ जो है एक खाद्य श्रृंखला चल रही थी इस तरीके से, ये खाद्य श्रृंखला चल रही, बीच में से ही दूसरी शुरू होगी, यहाँ से दूसरी शुरू होगी, यहाँ से दूसरी शुरू होगी। तो बताओ ऊर्जा का प्रवाह कोई एक ही रास्ते पर थोड़ा ही है, एक पथीय थोड़ा ही है। इधर को भी जाएगी ऊर्जा, इधर को भी जाएगी, इधर की भी जाएगी। बहुपथीय यानी बहुत सारे रास्ते हैं ऊर्जा के प्रवाह के। ठीक है बेटे, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। ये है हमारे पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड में पहले हमें देखना है ऊर्जा का पिरामिड। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ऊर्जा के पिरामिड में आपको ऐसे बनाना है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादक के पास है। देखो सबसे बड़ा हिस्सा है इनके पास। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसने एक्वायर कर रखा, उत्पादक ने। उत्पादक जैसे 1000 जूल, फिर आए प्राथमिक उपभोक्ता 100 जूल, 10% हो गया ना इसका। और फिर आए द्वितीयक उपभोक्ता 10 जूल, 100 का 10% 10 जूल। और फिर ऊपर हैं आपके तृतीय उपभोक्ता, इनके पास है 1 जूल, 10 का भी 10% 1 जूल। तो ये पिरामिड आपको ऐसा बनाना है, इसमें साइड में ये बनाने की आवश्यकता नहीं है।
आपको सिर्फ ये बताना है कि ऊर्जा में क्रमिक ह्रास, ह्रास माने कमी, हानि। देखो उत्पादक 1000 जूल, प्राथमिक उपभोक्ता 100 जूल, और बॉक्स भी तो छोटा हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता 10 जूल और तृतीयक उपभोक्ता 1 जूल। यहाँ 1 जूल लिख सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये और एक ये है जीव भार का पिरामिड। जीव भार, ये तो था ऊर्जा का पिरामिड, ये जीव भार का, दोनों आते हैं। जैसे आपके पास ये हरे पेड़ पौधे हैं सारे, कितने हैं? 1000 किलो। फिर इनके ऊपर डिपेंड करते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे यहाँ चूहे दिखा रखे हैं, वे कितने हो गए? 100 किलो। 1000 किलो का 10% 100 किलो। और फिर इन्हें खाने वाले हैं जो, जैसे सांप है, वो उसका भी 10% हो जाएगा, 10 किलो। और उन्हें खाने वाले जो गिद्ध हैं वे, उनका भी 10% हो जाएगा, यानी कि 1 किलो, 1 किलोग्राम हो गया। मतलब कहने की बात यह है कि दोनों पिरामिड बनेंगे तो एक जैसे ही, बस एक तो ऊर्जा का पिरामिड है और एक है जीव भार का पिरामिड, ठीक है। एक ऊर्जा का पिरामिड है और एक जीव भार का, दोनों पिरामिड आपको बनाने आने चाहिए बिल्कुल हर एक हालत में। लेना जरा स्क्रीनशॉट, ले लिया? यह है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड में भी वही चीज है, देखो संख्या सबसे ज्यादा इनकी है, फिर शाकाहारी की उससे कम, फिर मांसाहारी की उससे भी कम, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता की उससे भी कम। तो जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, तीनों क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, एक जैसे होते हैं ये पिरामिड, बिल्कुल एक जैसे, बस आपको नाम बदलने हैं। स्क्रीनशॉट लो। तो अब हमारे पास जो है पारितंत्र का हमने पूरा अध्ययन कर लिया, पारितंत्र कह दो या पारिस्थितिकी तंत्र कह दो, हमने पूरा अध्ययन उसका कर लिया। अब हमारे पास कुछ टॉपिक और हैं, जैसे कि यहाँ एक टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट, ओजोन परत एवं उसका क्षय, ठीक है। ओजोन परत एवं उसका क्षय। ओजोन परत क्या होती है, इसके हमें क्या लाभ हैं, और ओजोन की परत किस प्रकार नष्ट हो सकती है या किस प्रकार नष्ट होने लग रही है। देखो हमारी जो धरती है ना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर ऊपर एक ओजोन की परत है, ये जो दिखाई दे रही ना आपको, ये वाली, ये जो आसमानी रंग की दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है ओजोन लेयर, ये ओजोन की परत है। ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है, ठीक है। हमारा जो वायुमंडल है उसे कई सारे हिस्सों में बांटा गया है, एक ट्रोपोस्फेयर है, एक स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बीच में ओजोन की परत है। ये ओजोन की परत की खासियत ये होती है कि ओजोन की परत पृथ्वी तक अल्ट्रावायलेट रेज को पहुंचने नहीं देती, पराबैंगनी किरणों को पहुंचने नहीं देती। जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं वे रुक जाती हैं यहाँ, ठीक है। समझ में आई बात? जैसे अल्ट्रावायलेट सी को तो स्ट्रेटोस्फेयर ही रोक देता है, अल्ट्रावायलेट बी टाइप जो है वो ओजोन की परत रोकती है ना धरती तक आने में, और ए जो है वो वहां पहुंच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे इतनी, ठीक है। अब देखो यहाँ दिखा रखा है कि ओजोन की परत में यहाँ क्या होने लग रहा है? छेद। और यहाँ देखो ये ओजोन की परत में छेद, और यहाँ भी। इसका मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CF2Cl2 या CCl2F2, ये एक हानिकारक गैस है। अब आप कहोगे कि सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन की परत को नष्ट कर रही है, हानिकारक गैस है, कहाँ से पैदा होती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा होती है, जैसे हमारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक में जो जो पेट्रोलियम जलता है ना, उस पेट्रोलियम के जलने से पैदा होती है, पहली बात। दूसरा, ये हमारे जो घरों में आपके AC लगे हुए हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, जो कोल्ड स्टोरेज हैं, इन सब में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनसे उत्पन्न होती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होती है वो, उसे फ्रेयॉन भी कहते हैं हम। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दूसरा नाम फ्रेयॉन भी होता है, और ये कूलिंग गैस है एक। जितने भी आपके कार में AC चल रहे हैं, तो उनमें जो AC में गैस भरी जाती है ना, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होती है, और वो गैस क्या करती है? इस ओजोन की परत को खत्म करती है, ठीक है। चलो, ओजोन परत एवं उसका क्षय बता दिया मैंने। ओजोन की परत क्या करती है? पृथ्वी तक पहुंचने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं। और इसे नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर ओजोन यानी O3 गैस की एक परत पाई जाती है जो पृथ्वी पर खतरनाक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन गैस से होता है तथा इसका क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है जो फ्रिज, एसी, अग्निशमन यानी आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं, वाहनों आदि से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल आ जाता है। अब देखो कैसे निर्माण होता है ओजोन की परत का। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये टूट जाती है ऑक्सीजन गैस O+O में, और फिर जो O2 है, ये O2 इसके साथ एक नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगी जिससे बनेगा O3। तो इस तरीके से ओजोन परत का निर्माण होता है। और यदि पराबैंगनी किरणें हमारी धरती तक पहुंची, हानिकारक पराबैंगनी किरणें, तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं पराबैंगनी किरणों से? हानियां। सबसे पहली हानि त्वचा का कैंसर तथा त्वचा का अन्य विकार। त्वचा पर कैंसर की बीमारी हो जाती है यदि हानिकारक पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर पहुंचती हैं। ओजोन की परत यदि हटा दी जाती है तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर पहुंचेंगी, हमारे शरीर पर टकराएंगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, हमारे शरीर में होती हैं बहुत सारी क्या कोशिकाएं। हमारे त्वचा में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पूरे शरीर में ही हैं कोशिकाएं, और कोशिका के बिल्कुल बीच में होता है केंद्रक। तो क्या होता है, कोशिकाओं पर टकराती हैं पराबैंगनी किरणें, और कोशिका में आपको पता है, कोशिका में कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? कोशिका विभाजन। यदि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से हो जाए ना, ये पराबैंगनी किरणें इसी काम को तो करती हैं, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देती हैं। हमें पता है एक छोटा बच्चा है, उसमें उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कम है। जैसे जैसे उसमें उसकी एज बढ़ेगी, उसमें कोशिका विभाजन की क्रिया के चलते उसके शरीर में एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, एक कोशिका जो होती है वो बड़ी होकर दो कोशिकाओं में टूट जाती है, और फिर ये दोनों बड़ी होंगी, ये भी दो दो कोशिकाओं में टूट जाएंगी। मतलब ये क्रिया होती है कोशिका विभाजन की, और कोशिका विभाजन की क्रिया से ही एक छोटे बच्चे का छोटा शरीर एक बड़े आदमी के बड़े शरीर में कन्वर्ट होता है। पर यदि ये पराबैंगनी किरणें हमारी कोशिकाओं पर टकराती हैं ना, तो ये कोशिका विभाजन की जो दर है उसे अनियंत्रित कर देती हैं। और जब कोशिका विभाजन की क्रिया अनियंत्रित रूप से, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होता है, तो बनता है कैंसर। कैंसर क्या है? कोशिका विभाजन की अनियंत्रित गति को ही कैंसर कहते हैं। तो जहां ये टकराएंगी वहां कोशिका विभाजन बहुत तेज हो जाएगा, और कोशिका विभाजन बहुत तेज होगा तो उस जगह क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन की अनियंत्रित वृद्धि होगी, जिसकी वजह से वहाँ एक प्रकार की कैंसर बन जाएगा, जिसे कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो रसोली बन गई इसमें। नंबर 2, नेत्रों के कॉर्निया को अपारदर्शी कर देता है। अल्ट्रावायलेट किरण क्या करती हैं? जो हमारी आंख के कॉर्निया है उसे क्या कर देती हैं? अपारदर्शी, जिससे अंधापन उत्पन्न हो जाता है। ये भी अल्ट्रावायलेट रेज की से नुकसान है। जीनी विकार, जीन डिफेक्ट पैदा करती हैं। जीन डिफेक्ट कैसे पैदा करती हैं? शरीर में कोशिका में केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? गुणसूत्र, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और गुणसूत्र के अंदर होते हैं जीन्स, और ये जीन है जो माता पिता के लक्षणों को संतान में ले जाने का कार्य करते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट अटैक जो करेंगी वे जीन्स के ऊपर भी अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसे कहते हैं जीनी विकार। फिर उस आदमी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, बस जब उसके संतान होगी तो वो संतान डिफेक्टेड होगी, इसे कहते हैं जीनी विकार या जेनेटिक डिफेक्ट। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसे कमजोर कर देती है पराबैंगनी किरणें। जलीय खाद्य श्रृंखला विचलित, तालाब, नदी, समुद्र की जो खाद्य श्रृंखला है उसे डिस्टर्ब कर देती हैं। वर्षा का पैटर्न परिवर्तित, बारिश का पैटर्न भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब हमें पढ़ना है कचरा प्रबंधन। कचरा तो समझते हो, कचरा जो घरों से निकलता है, कचरा, वेस्टेज, अपशिष्ट पदार्थ, उसे हमें किस तरह मैनेज करना चाहिए।
जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ अर्थात कचरा भी बढ़ता जा रहा है। अतः कचरे को बढ़ने से रोकने के लिए हमें निम्न प्रबंध करने चाहिए। नंबर 1, जैव अपघटित होने वाले कचरे को गड्ढे में दबाना चाहिए जिससे उसकी खाद बन जाए। पॉलीथीन के प्रयोग के स्थान पर कपड़े का थैला प्रयोग करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। प्लास्टिक के सामान का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। जैव अपघटित न होने वाले सामान को रिसाइकल के लिए देना चाहिए, तो उसकी क्या करानी चाहिए, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग आप कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिया था आपने, ठीक है। तो बेटे ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर में हमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा क्लास 10th का साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले लेक्चर से आपके साथ प्रस्तुत करूंगा आपके लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें सबको एक साथ हम डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं और एनसीईआरटी के। तो इसलिए अगले लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटे, तो यदि आज का लेक्चर आपके समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।